तो सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ बुक में। हम कर चुके थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अगला टॉपिक था स्थल मंडल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत, पठार, मैदान सबके बारे में अध्ययन करने को विभिन्न तरह के टॉपिक मिल जाते हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर्स करने को मिलते हैं। जिस तरह से ये सब्जेक्टिव में भी दिया है, ऑब्जेक्टिव में भी दिया है, फिर एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्नवाल का है इसमें भी दिया है। अलग अलग तरह का डिस्कशन करना होगा, अलग अलग तरह से नोट्स बनाना होगा, बिल्कुल जिस तरह से मैंने बनाया है। और इस तरह से आपको एग्जाम की दृष्टि से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यहाँ से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका ज्वालामुखी हो या पर्वत पठार मैदान हो या फिर भूकंप हो, जिससे भी हो, लेकिन 1 से 2 नंबर जरूर बनते हैं। हम शुरुआत करते हैं स्थल मंडल से। तो इसमें है कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं सागर स्थित होते स्थल मंडल कहलाती है। अब देखेंगे कि स्थल मंडल जो है कि पृथ्वी का कुल 29% भाग स्थल है और 71% भाग जल पर है। यानी कि आपका ये 6ठा या 7वां क्लास का बेसिक है कि पृथ्वी का 71% भाग क्या है, पानी से घिरा हुआ है। और उसके बाद 29% पे क्या है, स्थल मंडल है, जिसपे कि यानी कि कहा जाए सिंपल शब्दों में कि सूखा जमीन है, उस पर हम लोग निवास करते हैं। तो देखिए कि पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का जल और क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 3:7 है। ठीक है। उसके बाद है कि पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल जल का साम्राज्य। यहाँ से समझ गए। फिर है कि पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसका है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,850 मीटर ऊंचा है। और अधिकतम गहराई जो है यह है मैरियाना गर्त है, जो कि 11,022 मीटर नीचे की ओर है। और इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना है, 20 किलोमीटर का अंतर है। फिर स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी यानी कि 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर तक है। फिर आ जाता है, जैसे बोले कि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत पठार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान है, बिल्कुल। उसके बाद क्या, आग्नेय चट्टान के बाद हो जाता है इसका दिया हुआ आग्नेय चट्टान हो गया। उसके बाद इसी में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, पेगमाइट के बारे में मिल जाएगा, आग्नेय चट्टानी पिंड हो जाएगा, फिर बेतुलित हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, लेकोलिथ हो जाएगा, लेपोलिथ हो जाएगा, फिर फेकोलिथ हो जाएगा, सील हो जाएगा, डाइक हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा। तो इसके प्रकार की बात करें तो पहला जो है यहाँ पे आग्नेय चट्टान हो जाएगा, दूसरा अवसादी चट्टान हो जाएगा, और तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कायांतरित चट्टान हो जाएगा। हम एक तरफ से टॉपिक को देखते हुए चलते हैं कि जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान या मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। और इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट होता है, बॉसाल्ट होता है, पेग्माटाइट होता है, डायोराइट, ग्रेबो आदि होता है। इसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़ते हुए निकलिए कि आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित होता है, कठोर एवं संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय होता है, लोहा होता है, निकल होता है, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना तथा प्लेटिनियम पाया जाता है। और ग्रेनाइट का तो प्रमुख घटक क्या, सिलिका और एल्युमिनियम है। उसके बाद देखेंगे कि ये बोसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार के चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। और उसमें क्या होता है कि बोसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ पे बोसाल्ट का भी अलग भूमिका। फिर पेग्माटाइट होता है, पेग्माटाइट कोडरमा में पाया जाता है, अभ्रक इन्हीं सेलों से बनता है। और अभ्रक में पाए जाने वाला कोई अभी मतलब कि दिया है कि एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है, इसमें और भी तरह के पाए जा सकते हैं। फिर आग्नेय चट्टान, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़िए। अब देखिए आग्नेय चट्टान का रूपांतरण देख लीजिए कि आग्नेय है, ये कायांतरित, इसका पहला का नाम था ग्रेनाइट है, उसका कायांतरित रूप क्या है, नीस है। फिर साइनाइट है, इसका कायांतरित रूप है साइनाइट, नीस हो गया। फिर ग्रेबो है, इसका सरपेंटाइन हो गया। फिर बोसाल्ट का सिस्ट हो गया, बिटुमिनियस कोयला का ग्रेफाइट हो गया। उसके बाद छोड़ दीजिए, ये बेतोलिथ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये स्टॉक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकोलिथ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर लेकोलिथ, लेपोलिथ, ये भी इम्पोर्टेंट है। फैकोलिथ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देख लीजिए क्या है, सील, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। डाइक, यहाँ पे थोड़ा सा है कि जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अब सादी चट्टान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में काल के दबाव में या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों द्वारा, जो भी कारण हो उसके द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अपसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सिलेट हो गया, कांग्लोमेरेट हो गया, नमक का चट्टान, सेलखड़ी आदि हो गया, ठीक है। उसमें क्या है कि अपसादी चट्टान का रूपांतरण जो होता है, देखिए अपसादी हो गया, फिर कायांतरित हो गया। इसमें क्या होता है, सबपिंड होता है, इसका कायांतरित रूप क्या, सबपिंड शिस्ट हो गया। फिर बलुआ पत्थर का क्या है, क्वार्टरजाइट है। फिर सेल का सिलेट हो जाता है, चूना पत्थर का संगमरमर हो जाता है, लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट कोयला हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, खनिज तेल अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश से चट्टानों की दो परतों के बीच स्थित प्रवेश से सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए। फिर दामोदर, महानदी तथा गोदावरी जैसी बेसिनों को अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यानी कि दामोदर हो गया, दामोदर नदी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी नदी बेसिनों की अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, मोस्टली इंपोर्टेंट। फिर आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नमक अपसादी चट्टानों से बना। यानी कि आगरा का, ठीक है, अगर आगरा का किला हो गया तथा दिल्ली का लाल किला, और आगरा का किला क्या होगा आप सबको पता ही होगा। उसके बाद होगा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नमक अपसादी चट्टानों से बना है। फिर इसका देख लीजिए, तीसरा है कायांतरित चट्टान है, ठीक है। कायांतरित चट्टान में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये चीज देखिए, इसका सिलेट का कायांतरित फाइलाइट होता है और फाइलाइट का सिस्ट होता है, बस बात खत्म। इसके बाद ये क्या होता है कि ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों का कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे सिलेट हो गया, संगमरमर हो गया, नाइस हो गया, सिस्ट हो गया। उसके बाद पढ़िए कि विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से है। वे 430 करोड़ वर्ष पहले बने, जो पृथ्वी के निर्माण से मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने। और चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। फिर आ जाता है देखिए ज्वालामुखी। लेकिन ज्वालामुखी से पहले हम इंपॉर्टेंट सब बातों को रिवीजन करते चलेंगे, जिसमें क्विक रिवीजन है। देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह है महेश बर्नेवाल का, कोई अदर बुक यूज नहीं कर रहे हैं। महेश बर्नेवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह बुक देख लीजिए, इसमें क्विक रिवीजन करते चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर भी बीच में देख लेंगे। इसमें देखिए क्या है कि चट्टानों का वर्गीकरण दिया है, 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टान, जो भी कहिए। फिर जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है, आग्नेय चट्टानें। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के क्षरण से होता है, आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रकार भाग पर अपसादी चट्टान विस्तृत है, लगभग 75%। फिर ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ये सब के बारे में पढ़े हैं। फिर देखिए ग्रेनाइट का रूपांतरण क्या, नीस है, बसाल्ट का एम्फीबोलाइट है, बसाल्ट का सिस्ट है। फिर अपसादी चट्टानों का रूपांतरण देखिए, सैल का सिलेट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चूना पत्थर संगमरमर का बना होता है, बालू का क्वार्टरजाइट का होता है, कांग्लोमेरेट क्वार्टरजाइट का होता है, बिटुमिनियस कोयला ग्रेफाइट व हीरा से होता है, ठीक है। फिर आता है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरित शैली, इसमें सिलेट है, फाइलाइट है, फाइलाइट का सिस्ट हो जाता है, ग्रेवो का सर्पेंटाइन हो जाता है, यानी कि तीनों में अलग अलग तरह से होता है। फिर देखिए रूपांतरित चट्टानें जो है की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है, तो आग्नेय तथा अपसादी चट्टानों, दोनों चट्टानों से होती है। फिर संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है, तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व का योगदान है, और पहला है ऑक्सीजन, जो है यानी कि चट्टान जो निर्माण होता है वो 8 प्रमुख तत्व से होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन 46.8% होता है। फिर सिलिकॉन 27.72% होता है। एल्यूमिनियम जो 8.13% होता है। फिर लोहा 5% होता है। कैल्शियम 3.63% होता है। फिर सोडियम 2.83% होता है। फिर पोटेशियम जो है 2.59% होता है, एवं मैग्नीशियम जो है 2.09% होता है। फिर आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों का संगठन, जिसको कि इंग्लिश में कंपोजिशन कहता था, स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सी है, तो रूपांतरित चट्टान है।
पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। डाउट क्लियर कि मैग्मा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से रूपांतरित चट्टान को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टाने कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? अर्जेंटीना एवं चिली में। इसको आप काट दीजिए, एग्जाम की दृष्टि से कहीं नहीं पूछा जाएगा। फिर ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक जलवाष्प गैस होता है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती है। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस होती है। और सक्रियता जो है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3 है। तो अभी हम लोग ज्वालामुखी गए नहीं, लेकिन ज्वालामुखी हम लोग पढ़ेंगे। उसी पे देखिए कि हम भूकंप चट्टान पे जो शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल उसी टाइप का, जिस टाइप का है कि इनकी रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल से होता है। मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर पिघले, ठीक है। उसके बाद देख ले चट्टानों का रूपांतरण, आग्नेय अवसादी रूपांतरित हो गया। फिर ग्रेनाइट, इसमें जो मूल चट्टान है ग्रेनाइट है, बोसाल्ट है, गेम्ब्रो रूपांतरित चट्टान में हो जाता है। निस्सू हो जाता है, एम्फीबोलाइट हो जाता है, ग्रीन स्टोन सर्पेनाइट हो जाता है। उसके बाद भूपटल परिवर्तनकारी जो है, इसमें परिवर्तन लाने वाले बलों को मुख्यतः 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, ठीक है। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। फिर भूकंप के बारे में मतलब बिल्कुल इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। फिर इसमें देख लीजिए चट्टान में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे कि SSC 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, कचरा कहते हैं, पत्थर कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? समझिए, देखिए इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट, देखिए ये BPSC 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो बिल्कुल अभी हम पढ़ाए थे, उस हिसाब से आपका डाउट क्लियर होगा और जवाब हम बता देते हैं आपको। देख लिए इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, यानी कि इग्नियस का होता है। फिर देख लीजिए CDS में पूछा गया है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को पहचानिए। फिर देखिए SSC 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से सेल में से उन पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म को हो सकते हैं जो उन पर कभी रहते थे। SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर इसमें देख लीजिए और भी क्वेश्चन है जो SSC सब में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, NDA सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लीजिए ये आपका झारखंड PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर SSC में पूछा गया क्वेश्चन, SSC में पूछा, NDA में पूछा, NDA में पूछा, ये भी क्वेश्चन SSC में पूछा है, SSC में पूछा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इसमें दिए हुए जो आप एग्जाम की दृष्टि से करना इंपॉर्टेंट है। फिर ये हो गया। फिर हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक देखिए भूकंप। भूकंप क्या है कि साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का कंपन होता है, ठीक है। बस यही समझ लीजिए, पृथ्वी जो हिलता है, जो हम लोग भूकंप कहते हैं। और उसका यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है और जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। नोट, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है और सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप नापने वाले को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक है। उसके बाद भूकंप 3 तरह के होते हैं। प्राथमिक अथवा P तरंगे हो गया, द्वितीय अथवा S तरंगे हो गया, सतही अथवा L तरंगे हो गया। तो बस इतना याद कीजिए, उसके बाद कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये सब एग्जाम की दृष्टि से कहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल स्किप करते जाइए। फिर विभिन्न स्थलाकृतियां देख लीजिए। थोड़ा सा इनमें देखने लायक क्या है कि हम ये देख सकते हैं, पर्वत निर्माण में विभिन्न सिद्धांत है। भूसन्नति, भूगोलवेत्ता में कोबर है, तापीय संकुचन में जेफरीज है, महाद्वीपीय फिसलन डेली, महाद्वीपीय विस्थापन वैगनर, संवहन तरंग होम्स हो जाता है, रेडियो एक्टिविटी जोली, प्लेट विवर्तन की हेरिपेस। तो ये क्या है? भूगोलवेत्ता। यानी कि इन सब का सिद्धांत ये दिया है। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर दिया है, तापीय संकुचन का जेफरीज दिया है, उसी तरह प्लेट विवर्तनिकी का हेरिस दिया है। फिर देखिए प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WJ मॉर्गन को दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी का घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होती है, जो जेम्बजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। फिर इसमें देख लीजिए कि भूकंप, यहाँ पे है कि भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ नमक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है, मापा जाता है और इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले
पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है, कम घनत्व वाले पदार्थों गुजरने पर घट जाता है, यानी कि ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब केंद्र सब हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेट विवर्तन की भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें हम देखते चलेंगे अपशिष्ट, ये आ गया जियो, देख ले अधिकेंद्र देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ते चलिए। फिर यह देखिए कि जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफी कहते हैं। इनके तीन स्केल है। पहला क्या है, रॉसी फेरल स्केल, दूसरा क्या है, मर्केली स्केल, तीसरा क्या है, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल से होता है। फिर रिक्टर स्केल का भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा को मापने वाले रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर एवं बेनो गुटेनबर्ग द्वारा 1935 में की गई थी। और यह क्या एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। और इस स्केल में 2.0 या 3.0 की तीव्रता हल्का भूकंप होती है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अधिक शक्तिशाली भूकंप होता है। और उसके बाद मर्केली स्केल हो गया। तो इसे सीख लिया कि भूकंप को मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो रिक्टर स्केल कहिए या सिस्मोग्राफी कहिए, रिक्टर स्केल का ही बात वही शिक्षा यहाँ पे तो है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं, सिस्मोग्राफ के 3 स्केल हैं, राशि फेरल स्केल है, मर्केली स्केल है और रिक्टर स्केल है। ठीक, यहाँ तक है। इसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगला टॉपिक आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, विभिन्न स्थलाकृतियां। और भूकंप के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग रिवीजन। तो भूकंप के कारण देखिए क्या है कि ज्वालामुखी क्रिया हो सकता है, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया हो सकता है, समस्थानिक समायोजन या भूसंतलन हो सकता है, प्रत्यास्था पूर्ण संचलन क्रिया हो सकता है, प्लेट विवर्तन की क्रिया होती है। ये हो गया इसका आकृति। एनसीईआरटी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो डायग्राम दे के समझाता है। फिर देखिए कि प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे, जो कि देखिए प्राइमरी एंड और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं, पी तरंगों कहते हैं। एस तरंगों किस नाम से, अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे। एल तरंगों की गति सबसे कम किंतु अधिक तीव्रता सर्वाधिक, जबकि पी तरंगों की गति सबसे कम तीव्रता होती है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की, अक्टूबर 2007 में। भारत राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन जब बनता है तो इसी सब प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जो हम लोग पढ़ते हैं नहीं बनता, जो छोड़ देते हैं उसी क्वेश्चन बनता है। छोड़ने का प्रयास कुछ ज्यादा नहीं करना। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन का 3 स्केल है, राशि फेरल स्केल है, इस पैमाने में 1 से 11 मापक रखे। फिर मर्केली है, इस अनुभव के आधारित पर पैमाना 1 से 12 रखा गया है। फिर रिक्टर स्केल, यह लघुकणिक मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करती है। फिर सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंग का अनुभव की जाती है, तो भूकंप केंद्र पर की जाती है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है, तो पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को कहा जाता है। फिर देखिए भूकंप के प्रकार जो है प्लेट विवर्तन के अनुसार कि छिछले केंद्र वाले भूकंप जो है 0 से 35 किलोमीटर, मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से 75 100 किलोमीटर भी जा सकता है। फिर गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर, और पतालीय केंद्र वाले भूकंप क्या है 350 से 700 किलोमीटर। और भूकंप केंद्र क्या है कि भूकंप केंद्र जो है 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र कहलाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र। विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा, तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। किस स्थान को विश्व की भूमि भूकंप की राजधानी कहता है, तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। प्लेट विवर्तन की क्रिया के अनुसार भारत उपमहाद्वीप का कौन सा भूकंप ग्रहणशील होता है, तो उत्तरी पश्चिमी प्रदेश होता है। भूकंप से पहले वायुमंडल को किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, तो रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम से भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। उसी तरह से हम देखिए नोट्स हम बना चुके हैं, देख लीजिए कि भूकंप पृथ्वी की अंतर्जात बल से भूपटल में उत्पन्न वाले कंपन बल कहलाती है। ठीक है, भूकंप के उत्पत्ति केंद्र को भूकंपीय केंद्र कहते हैं। इसको मापने के लिए सिस्मोग्राफ जो उपयोग होता है, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को लक्षण एवं ठोस चट्टानी
संरचना से विभिन्न भूगर्भ चट्टानों से भिन्नता मिलाती है, और बिल्कुल उसका हम बना चुके हैं। भूकंपीय तरंग 3 तरह की होती है, पी तरंग, एस तरंग, एस तरंग। देख लीजिए अन्य नाम जो गति चाल का प्राथमिक तरंग में सर्वाधिक होता है, द्वितीय तरंग पी तरंगों से कम होता है, पृष्ठ तरंग में सबसे कम होता है, आवृत्ति में सर्वाधिक, इसमें पी एस तरंग में माध्यम, इसमें सबसे कम। फिर देख लीजिए संचरण का माध्यम में पी तरंग ठोस तरल गैस तीनों में हो जाता है, इसमें केवल ठोस में होता है, यह धरातल के समीप ही विचरण करता है। फिर देखिए कि तरंगों की प्रकृति, इसमें अनुदैर्ध्य हो जाता है, इनमें अनुप्रस्थ हो जाता है, इनमें दोनों हो जाता है। फिर सादृश्यता में देखिए कि ध्वनि तरंगों के समान हो जाती है, इसमें प्रकाश तरंगों के समान हो जाता है, इसमें जल तरंगों के समान हो जाता है। फिर तीव्रता में पी तरंग सबसे कम, एस तरंग में जो है पी से अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक होता है। फिर आयाम या विस्तार में देखिए इसमें सबसे कम होता है, इसमें पी मध्यम होता है, इसमें सर्वाधिक होता है, अत्यंत विनाशकारी होता है, यही सबसे विनाशकारी होता है, यानी कि 700 किलोमीटर तक वाला। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे कि भूकंप से जुड़े क्वेश्चन आंसर क्या है, कि इसमें भी देखिए कि भूकंप से जुड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में, कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र को ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक, हम करा चुके हैं, आप लोग जरूर जवाब दीजिए कमेंट में। उसके बाद और भी इसमें क्वेश्चन है जो एसएससी 2015 में पूछा गया है, ये भी एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये एसएससी 2015 में ये भी पूछा गया है। फिर ये देखिए एसएससी 2011 में पूछा गया, एनडीए 2011 में पूछा गया, एनडीए 2021 में पूछा गया, एसएससी 2020 में सीडीएस में पूछा गया, सीडीएस एसएससी 2024 में पूछा गया। तो हल्के में मत लीजिए, ठीक है, पढ़ने का प्रयास कीजिए, ये सब टॉपिक आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसमें क्या जाता है, फिर भूकंप हम लोग कर चुके हैं। भूकंप के बाद देखेंगे कि विभिन्न स्थलाकृतियां हैं। क्या है? विभिन्न स्थलाकृतियां। तो देखेंगे निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार के थे, पर्वत, पठार और मैदान। इसके आगे छोड़ दीजिए। उत्पत्ति पर्वत, देखिए उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत जब चट्टानों के मध्य स्थित भ्रंश कारणों के मध्य नीचे धस जाता है तो अगल बगल, ठीक है, अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, उसे ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धसे हुए भाग को रिक्त घाटी कहते हैं। इन पर्वतों को शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कंगारों के सीमित रखते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देख लीजिए भूसन्नति है। या भूसन्नति के बारे में है कि इसका जो भूगोलवेत्ता है ना, कि इसका जो सिद्धांत दिया है, तो कोबर दिया है, तापीय संकुचन जेफरीज, महाद्वीपीय संरचना डेली दिया है, महाद्वीपीय स्थान बैगनर दिया है, संवहन होम्स दिया है, रेडियो एक्टिविटी जोली दिया है, प्लेट विवर्तन की हैरीरस दिया। प्लेट इसमें देखिए कि प्लेट विवर्तन की शब्दावली शब्द का प्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में क्रिया में किया था। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए अवशिष्ट पर्वत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए। संचित पर्वत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिए। फिर आ जाता है वलित पर्वत, इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद ये सब का सिर्फ नाम याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद देख लीजिए दूसरा में है पठार है। पठार इंपॉर्टेंट है। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल को पर्याप्त ऊंचा रखता है तथा शीर्ष भाग से चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार, तिब्बत का पठार 4500 मीटर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है? बोलिविया का पठार 3110 मीटर है। कोलंबिया का पठार 1500 से 2000 मीटर है। कोलंबिया का पठार अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। फिर इसमें देखिए अंतरजातीय पठार है, पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार है, महाद्वीपीय पठार है, तटीय पठार है, गुंबकदार पठार है, मैदान है। उसके बाद अपर्दनात्मक मैदान है, लोएस मैदान है, ठीक है, कास्ट मैदान है, संप्रदाय है, ग्लेशियल मैदान है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी है रखेंगे नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट जो भी है थोड़ा सा देखिए कि क्या है। पठार हम लोग पढ़ चुके हैं। अंतरजातीय पठार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। पर्वतीय पठार से बन सकता है कि पर्वत तल से मैदान के बीच उठे समतल भाग को समतल, उदाहरण में क्या? मालवा एवं शिवालिक की पठार भारत, ठीक है, पिंडमास्ट पठार अमेरिका, ठीक है, महाद्वीपीय पठार में जब पृथ्वी के भीतर जमा लेकोलित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। जैसे महाराष्ट्र का पठार हो गया जो भारत में, ये ब्राजील का, इसमें जितना भी भारत का पठार है ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़िए। उसके बाद देख लीजिए ये रेगिस्तानी मैदान है। रेगिस्तानी मैदान में देखिए वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन
कुछ कुछ पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए कि सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जैसे सर्फ, बेलाचली, तंगारिका, पुलिन, हुक, लूप, टाम्बोलो। हिमनद हिमनद नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां के सर्क है, टर्न है, अरेट है, हॉर्न है, नुनाटक है, फ्योर्ड है, ड्रमलिन है एवं केमस्कर है। और बहुत गहरी हिमनद शर्तें जिनमें समुद्र तल से जल भर जाता है, जो समुद्री तटरेखा पर होती है, उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्योर्ड कहते हैं। सर्क छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। एवरेस्ट के बारे में क्या दिया है? ये मेटरहॉर्न, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो कि सर्क एवं अपर्दन के बीच स्थित है। और अपर्दन क्या है? कि जो सर्क दोनों तरफ दीवारों के तंग हो जाती है। इनका आकार जो है कंघी या आरी के समान घटकों के रूप में होता है, जिन्हें अरेत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, क्योंकि ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृतियों को अंडे की टोकरी की स्थलाकृतियां कहते हैं, इंग्लिश में बास्केट ऑफ एग्स। ठीक है। उसके बाद देखिए, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां क्या? जियोगेन है, यारडंग है, ठीक है, इंसेलबर्ग है, छत्रक है, प्लेया है, बरखान है, लोएस है, पेडिप्लेन है। फिर मरुटिवा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्री तरंगों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि समुद्री भृगु, भुजिया, लेगुन झील, रिया झील, ठीक है, रिया तट भारत का जो कि पश्चिमी तट है, स्टेक, डालमेशियन। ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी देख लीजिए। फिर यहाँ से तो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि नदी प्रायः सीधी नहीं बहती, बल्कि सांप की भांति बल खाती जाती है, यानी कि मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, आद्र प्रदेशों के रासायनिक अपक्षय की क्रिया देख लीजिए। लटकती घाटियां योग आर की होती है। फिर स्थल छिरगम देख लीजिए, क्रास्ट मैदान चोना क्षेत्र का स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सागरीय जल देखते हैं अगले टॉपिक में, तब तक हम करते हैं पहले वाला का रिविजन। लीजिए, पर्वत श्रेणियों में क्या है कि वलन क्रिया किस कारण होती है? तो पर्वतीय निर्माणकारी बल के कारण होती है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो एंडीज है। एंडीज पर्वत किस श्रेणी किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। फिर देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, अवस्थित कहाँ है? तो नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। ऊंचाई कितना? 8,848.86 मीटर है। फिर देखिए, K2 है, ये 8611 है, भारत पाक अधिकृत लद्दाख में। उसके बाद कंचनजंगा है, 8,586, ये भारत नेपाल सीमा पर है। उसके बाद लोहत्से 8,516 नेपाल तिब्बत सीमा पर है। मकालू 8,462 नेपाल तिब्बत सीमा पे है। उसके बाद देख लीजिए, चोओयू जो है 8,201 है, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। धौलागिरी 8,167 है, नेपाल में है। मनासलू 8,163 नेपाल में है। और दक्षिणी आल्प्स जो है पर्वतमालाएं किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है। और विश्व की अधिकांश चोटी नवीन मुर्दार पर्वत में। ठीक है। हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? तो बार्मीज एवं क्या है? अराका नयोमा पर्वत चाप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। फिर हिमालय का विस्तार अराक नयोमा पर्वत किस देश में? म्यांमार में है। उसके बाद महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादन किसने दिया था? तो F.B. टेलर ने दिया था। और सभी महाद्वीपीय शिखर सम्मेलन क्या है? सर्वोच्च शिखर क्या है? कि इसमें एशिया है, एशिया का माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। अफ्रीका का किलिमंजारो सबसे ऊंचा है। फिर यूरोप का माउंट एल्ब्रूस है। उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का माउंट एकांगुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोयोस्को है। फिर अंटार्कटिका का विंसन मैरिफ है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है कि माउंट माउंट पिटलिस कहाँ अवस्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा सीमा? तो पिरेनीज महाराज। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख गुंबदाकार पर्वत कौन से हैं? तो हेनरी पर्वत है, ब्लैक हिल्स है, और एंड्रिया एंड्रिया डेक है पर्वत है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। फिर ये भी देख लीजिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी कि देखिए कि भारत का इसमें कौन है? जो भारत का है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है ना। पश्चिमी घाटी श्रेणी पश्चिमी भारत में अनायमोड़ी कहलाता है। ठीक है। फिर ये देखिए, पश्चिम नॉर्वे ज्यादातर ज्योग्राफी में भारत से जुड़े ही पूछे जाते हैं। फिर देख लीजिए, मोरदार एवं वलित पर्वत का निर्माण चट्टान एवं पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा मोर या वलय के कारण होता है। तो ये हमारा हो गया क्लियर सभी भाई। अब उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे। फिर इसमें आ जाता है क्या? ये भिन्न भिन्न कारों की स्थलाकृतियां। क्या आ जाता है? भिन्न भिन्न
स्थलाकृत नद, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा पढ़िए कि उन उत्सुनुत कुआं, गीजर, घोल, रंध्र, डोलाइन, क्रस्ट, झील, युवाला, पोलिया, कंदरा, सेक्टलाइट, स्टेलेमागाइट, लेपिज। सर्वाधिक उत्सुत कुआं जो का ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, क्या सर्क है, टर्न है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल छोड़ते चलिए, कहीं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्वत एवं स्थलाकृतियां, फिर ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, ना के बराबर कहा जाए, क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से। फिर आंध्र प्रदेश में रासायनिक अपक्षय क्रिया यांत्रिक की अपेक्षा में अधिक शक्तिशाली होते हैं। लटकती घाटियां, यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी जो होता है बनते यू आकार घाटी के तल चौड़े एवं किनारे व चिकने ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र जो है और कास्ट मैदान चूना पत्थर के स्थलाकृति में पाए जाते। फिर सागरीय तरंग, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिए सिर्फ फियर तट, ठीक है, रिया तट, हेमा तट, उसके बाद आ जाएगा डॉल्मेशियन तट, निर्गत समुद्र तट, ठीक है। उसके बाद वन पढ़ लीजिए, वन में क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है। बस ये याद रखिए कि इसमें होता क्या है कि इस प्रकार का वन विषुवत रेखा, क्या है कि इस प्रकार का वन जो है, इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंध प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ 200 मीटर से अधिक वर्षा होती है और यह पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। इस वन के में दिन के समय भी सूर्य के प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबूनस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन होते हैं, जहां 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उसी क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। उत्तरी भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तरी अमेरिका के हिस्से में पाया जाता है। फिर शीतोष्ण सदाबहार वन हो गया, ठीक है। इसमें देख लीजिए कि यह वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्व अमेरिका, चीन एवं दक्षिणी पूर्व ब्राजील बांज, चीर एवं यूकेलिप्टस द्वारा दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन हो गया। भूमध्य सागर पढ़ लीजिए कि ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर ये देखिए कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्व किनारों में अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। वही महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे के भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृत शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, क्या होता है, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। यह वन्य जीवन कम है। फिर शंकुधारी वन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहा जाता है। यह वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जाने वाले वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार होते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है कि इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लघुदी बनाने के लिए किया, जो सामान्यतः अखबारी कागज के काम आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है चीड़, देवदार और वनों के पेड़ को सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, टुंड्रा वनस्पति के बारे में पढ़ लेंगे, सभी को इम्पोर्टेंट। फिर कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, घास के मैदान के बारे में पढ़ लेंगे कि यहाँ क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, भूमिया है, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आ जाता है महाद्वीप। ये एग्जाम के दृष्टि से मोस्टली इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कौन सा है, महाद्वीप। इसको हम लोग अगले वीडियो में जरूर देखेंगे। फिलहाल इसके रिवीजन की ओर हम ध्यान दें तो देखिए क्या शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास के मैदान। यहाँ से हम क्विक रिवीजन करेंगे कि वह स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा है, रेगिस्तान कहिए। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है, थार मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है,
तो सिक्कियांग प्रांत चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है। उसके बाद सेरिर मरुस्थल कहाँ है? मिस्र में है। रेक मरुस्थल कहाँ है? अल्जीरिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। इंसेलबर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया गया? तो पवन प्रक्रम द्वारा किया गया। विश्व के प्रमुख मरुस्थल एवं उनकी अवस्थिति हो गई, ये हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। फिर देखिए पृथ्वी की सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र क्या है? अटकामा है। सोनोरेन मरुस्थल कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में है। पेटागोनिया मरुस्थल किस क्षेत्र का उदाहरण है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ये इंपॉर्टेंट है। नागफनी किस बायोम की प्रमुख वनस्पति है? तो मरुस्थलीय बायोम। नागफनी तो जानती ही होंगे, वही कांटा वाला। फिर देख लीजिए क्या है कि घास भूमियों उन स्थानों में पाई जाती है जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है, वनों का विकास हो सके, और ना ही कम वर्षा होती है कि मरुस्थल में परिवर्तित हो, यानी कि बीच का जो है। फिर देखिए कि क्या विश्व के प्रमुख घास का मैदान में देखिए स्टेपीज है। अवस्थित कहाँ? मध्य एशिया एवं पूर्वी में। वेल्ड कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। पुस्ताज कहाँ है? हंगरी में। पनपास कहाँ? ब्राजील, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में है। फिर कैंटरबरी कहाँ? न्यूजीलैंड में। प्रेयरी कहाँ? उत्तरी अमेरिका। डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। फिर उष्ण कटिबंधीय घास में देखिए कि लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में। कंपोस ब्राजील में। सवाना अफ्रीका में। शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में। किस नाम से जाना जाता है? स्टेपीज में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में। कुछ क्या दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित घास का मैदान कहाँ होता है? तो पंपास में होता है। सवाना बायोम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मरुस्थल स्थल खंड के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग होते हैं जो मुख्यतः उपोष्ण तथा उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए घाटियां एवं पठार में क्या है। ठीक है, घाटियां एवं पठार में क्या आता है कि समुद्र तल से तिब्बत के पठार का औसतन 5 किलोमीटर। छोटा नागपुर गुंबददार पठार। संसार की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है। ग्रेट अर्जेंटीन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में। वृहत बेसिन यूएसए में। तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छा से पढ़ेंगे। पठार सब के बारे में क्या है कि हम टेलीग्राम में डाल देंगे इसका फोटो, आप लोग अच्छा से एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और अगला टॉपिक जो होगा बता ही दिए कि महाद्वीप होगा। अब महाद्वीप थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन आंसर की बात करें। क्वेश्चन आंसर में देखिए भूकंप हो गया। ठीक है, भूकंप के बाद है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए, ये आप लोग सेट जरूर लगाइएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, रिवीजन कीजिए, सेट लगाइए। फिर इसमें देखिए ज्वालामुखी निम्न में से देख लीजिए, एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ये देखिए लुसेंट, पावर ऑफ लुसेंट। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया इससे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? यूपीएससी 2015 में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एसएससी 2021 में पूछा गया। एसएससी 2021 में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। ठीक है, हवाई में, जापान में, कोलंबिया में या न्यूजीलैंड में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, संसार का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2009 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा किलायू में। फिर देखिए ये भी आरआरबी 2018 में पूछा गया। फिर एसएससी 2020 में पूछा गया। फिर ये मध्य प्रदेश के पीएससी में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से पढ़ने पर्वत पठार मैदान के बारे में भी है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया, एसएससी बीपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको जरूर सेम डे में रिवीजन कीजिएगा, आराम से लुसेंट पे पकड़ बनेगा। लुसेंट को ध्यान से पढ़िए, इससे रिवीजन कीजिए और इससे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, रिजल्ट बिल्कुल अच्छा से बनेगा। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय हिंद।